हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार पढ़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसे आपको पता है मेरे प्यारे बच्चों, बेसिकली आपका हमारा जो है 12th क्लास है और 12th क्लास में हम लोग क्या है, नई बुक प्रारंभ कर रहे हैं। एक बुक तो हमारी मतलब लगभग हो गई है, उसके 2-3 चैप्टर और बचे हैं, उसको मैं आप कंप्लीट कराऊंगा। कुछ बच्चे बोले थे कि हमको आपको ज्योग्राफी पढ़नी है, तो मैं सोचा कि ज्योग्राफी भी आपको पढ़ाता चलूँ ताकि चीजें सब आप जो है सारी क्लियर होती चले। तो हम लोग, हमारी बुक है आपका ह्यूमन ज्योग्राफी, मानव भूगोल हमारी बुक है और उसी का पहला चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे, प्रकृति एवं उसके विषय क्षेत्र। तो आप ध्यान रखिए, बुक कौन सी है हमारी, मानव भूगोल। आप लोग बुक निकाल लीजिए और बुक का नाम है मानव भूगोल, जो है हमारी बुक है। क्लियर है। इस मानव भूगोल का हम लेसन नंबर 1 देखने वाले हैं और आपको पता है लेसन नंबर 1 कौन सा है, ये लिखा है प्रकृति एवं विषय क्षेत्र। प्रकृति मतलब जो हमारी नेचर, जो हमारी धरती है, जो हमको मिला है गिफ्ट, वही तो हमारा नेचर है, वही तो हमारी प्रकृति है। हम इसी को देखेंगे और इसी पर अपनी सारी चीजों पर बात करेंगे और सारे मुद्दे टॉपिक जो है वो आपके इसी को लेकर संबंधित होते हैं और यही हमको पढ़ना है कि आखिर में नेचर क्या है। ठीक है। तो इसमें पहला चैप्टर है। अब जो ये इकाई है, कुछ आपकी यूनिट होती है, जैसे यूनिट 1, यूनिट 2। तो यूनिट 1 से यूनिट 1 के जो चैप्टर होंगे वो सब एक ही टॉपिक्स के आसपास संबंधित होते हैं। लेसन बदलता है लेकिन यूनिट आपकी चेंज नहीं होती है। क्लियर है। आइए सबसे पहले हम शुरू करते हैं एक छोटी सी आपका इमेज के साथ। अगर मैं आपसे पूछूं प्रकृति ने हमें क्या दिया है, अगर मैं आपसे पहला प्रश्न पूछूं प्रकृति ने हमें क्या दिया है, ये हमको देखना है। बताइए क्या दिया है प्रकृति ने, ये हमको देखना। आपको समझ आएगा कि नेचर ने हमको क्या दिया है, किस प्रकार कुछ है। देख लिया। अब आपको पता लगेगा कि प्रकृति हमें सब कुछ प्रदान करती है। जो हमारा अपना है वो सब कुछ हमें प्रकृति ने दिया है। किसने दिया है, प्रकृति ने। क्लियर है। आगे बढ़ जाए। देखिए, भूगोल एक विषय के रूप में है। भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत आप जो है, जो हमारी एनसीईआरटी की बुक है, 2006 के अध्याय में पहले पढ़ चुके हैं। और आप अंतर वस्तु याद रखें कि इस अध्याय में बृहत मतलब बड़े रूप में आप भूगोल की प्रकृति से आकर आएंगे। तो हमारा परिचय किससे होगा, जो भूगोल की जो प्रकृति है, जो नेचर है, हम लोग उससे अपना परिचय करें। यदि आप भूगोल को पुनः अब पढ़ेंगे तो आप मानव भूगोल का विषय यानी भूगोल से संबंधित ज्ञान हो जाएगा। जैसा कि आप जानते हैं कि एक अध्याय के क्षेत्र में भूगोल सकलात्मक, अनुभवात्मक और व्यवहारिक है। भूगोल की पहुंच विस्तृत है और वो किसी घटना अथवा परिघटना का जो दिक् काल के संदर्भ में परिवर्तित होता है, उसका भूगोल ढंग से अध्ययन किया जाता है। आप धरा को किस प्रकार देखते हैं। क्या आपको लगता है कि पृथ्वी दो प्रमुख घटक है, प्रकृति यानी कि जो भौतिक पर्यावरण है, जो हमको पेड़ पौधे, ये जीव जंतु सब हमको दिखाई देते हैं, आपका जल वगैरह, ये सब समुद्र वगैरह, ये भौतिक है। जीवन के रूप में मनुष्य भी सम्मिलित है। परिवेश के भौतिक और मानवीय घटकों की सूची बनाइए। भौतिक भूगोल पर्यावरण का अध्ययन करता है। मानव भूगोल प्रकृति और मानवीय जात के बीच संबंध है और स्थानीय वितरण और उसके घटित होने वाले कारक, विभिन्न भाग, सामाजिक और आर्थिक, इन चीजों को हमको देखना है। इस तथ्य का पहले से बोध होगा। बोध का मतलब होता है ज्ञान होना, नॉलेज होना। बोध का मतलब है ज्ञान। तो आपको पहला चैप्टर थोड़ा सा अलग लगेगा स्टार्टिंग में कि पता नहीं क्या प्रकृति की बात करें। देखिए, 11वीं क्लास में हमने जो है हमने पृथ्वी का अध्ययन किया है। क्लियर है। अंदर से कैसी है, बाहर से कैसी है, सागर कैसे है, सागर मातल कैसे बन रहा है, ज्वालामुखी, विस्फोट, ये सब चीजें कैसे, और हमने खाली ये जो है एक्सप्लेनेशन किया है। घर का रुझान समझा है और सभी तत्वों का अध्ययन किया है। मानव भूगोल को पोषित किया है। प्रकृति और मानव के अध्ययन पर बल दिया गया है। आप अनुभव करेंगे भूगोल का द्वैतवाद आया है। इससे आशा है कि तर्क वितर्क आरंभ हो गए हैं और विषय में भूगोल के नियम बनाए रखे हैं
और सैद्धांतिक, नैमेथिक अथवा वितरणात्मक भावात्मक चित्रोग्राफी होनी चाहिए। इसके विषय वस्तु को व्यवस्था किया जाता है कि इसके लिए अध्ययन का उपागम प्रदेश विभक्त किया जाना चाहिए। भूगोल की परिघटना की व्याख्या और सैद्धांतिक आधार पर होनी चाहिए। ऐतिहासिक संस्थागत उपगामन में ये बौद्धिक अभ्यास हैं और मूल्यांकन करेंगे। प्रकृति और मानव के बीच द्वैत और द्वैत नहीं है, और इन सारी चीजों को हम लोग आपका देखेंगे कि समग्रता और को देखी जानी चाहिए। और ये जानना भी अरुचि है कि भौतिक और मानवीय दोनों परिघटनाओं का वर्णन है, ठीक। और रचना विज्ञान के प्रतीकात्मक जो प्रयोग हैं उनको हम बात करें। हमने सामान्यतः पृथ्वी के रूप यानी कि तूफान की आंख और नदी, मुख, हिमनद, त्रौफ, जल डमरू, ग्रीवा का परिचय वर्णन करें। हमने मुख को पढ़ा है, हमने हिमानी को पढ़ा है, हमने प्रोथ यानी कि जो नासिका उसको पढ़ा है, हमने जल संधियों की जो आपके बीच की उनको पढ़ा है, मिट्टियों को पढ़ा है, पृथ्वी के रूप और स्वरूप को पढ़ा है, प्रकार में गांव और नगरों के जीवों के रूप में वर्णन किया है। जर्मन के भूगोल वेत्ताओं ने जीवित विज्ञान के रूप में इसे कर सकते हैं। कुछ लोग आपका जर्मन के जोग्राफर है वो उसको एक्सप्लेन करते हैं। सड़कों, रेल मार्गों, जल मार्गों के जाल प्राय संचय की ध्वनियों के रूप में वर्णित किया है। क्या आप अपनी भाषाओं को अभिव्यक्त को चित्रित किया है? आप मूल प्रश्न से उत्पन्न होंगे कि हमें प्रकृति और प्रश्न को पृथक किया जा सकता है या नहीं। ये सारी चीजें हमको इसमें देखनी है। क्या प्रकृति है, क्या कैसी कुछ मूल धरा है, इस पर हमको बात करनी है कि है। आगे बढ़ रहा है। अब देखिए, कुछ मानव भूगोल की परिभाषा दी गई कि आखिर में मानव भूगोल है क्या। तो उसमें दो चार के नाम बड़े अच्छे आते हैं। एक रेटजेल हुए हैं जोग्राफर, इनका नाम बहुत फेमस है। एनन सैंपल का बहुत नाम फेमस है। और ब्लास डी ब्लास की थ्योरी है, जिसको मैं आपको नोट रूप में लिखाऊंगा, कि वो मानव भूगोल को किस तरीके से देखते हैं और कैसे वो मानव भूगोल को कहते हैं कि भैया ये कुछ है। मानव भूगोल मानव समाज और धरातल के बीच के संबंधों को संश्लेषित अध्ययन करता है। ऊपर दी गई जानकारी के अनुसार आप पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। आई समझ में? चलिए, मानव भूगोल मानव समाज और धरातल के बीच को संबंध को संश्लेषित का अध्ययन है। यानी कि आप नेचर को और मानव समाज को एक साथ अगर आप संश्लेषित करके जोड़कर देखेंगे तो आपको क्लियर होगा। ऊपर दी गई परिभाषाओं पर संश्लेषण पर जोर दिया गया। मानव भूगोल अस्थिर पृथ्वी और आपका क्रियाशील मानव के बीच परिवर्तनशील संबंध का अध्ययन। यानी कि अस्थिर पृथ्वी यानी कि चलती रहती, गतिमान है। क्रियाशील मानव है, मानव कुछ ना कुछ करता रहता है। तो स्थिर पृथ्वी और क्रियाशील मानव के बीच को संबंध हो। इस सैंपल में गतिविधि में गत्यात्मक मुख्य रूप से है। ऐसा है गत्यात्मक यानी कुछ न कुछ एक्टिविटी हो रही है। हमारी पृथ्वी को नियंत्रित करने वाले भौतिक नियमों और इन पर रहने वाले जीवों के मध्य संबंध को संश्लेषित करने का ज्ञान हमको मिलता है। मानव भूगोल पृथ्वी और मनुष्य के अंतर संबंध की नई परिकल्पना जो है आपकी प्रस्तुत करते हैं। ये हमको कौन सी परिकल्पना है, किस तरह से प्रस्तुत होगी, ये सारी चीजें दिखाई और बताई। क्लियर है? मानव भूगोल की प्रकृति को देखते हैं। मानव भूगोल भौतिक पर्यावरण और मानव जनित सामाजिक संस्कृति पर्यावरण के अंतर संबंधों का अंतर है, परस्पर उन पर अंतरक्रिया द्वारा तय करता है। और आपने 11वीं कक्षा की भौतिक यानी कि फिजिकल ज्योग्राफी में मूल सिद्धांत में भौतिक पर्यावरण के तत्वों को पढ़ा है, बिल्कुल पढ़ा है। आप अगर देखेंगे 11-12 चैप्टर हैं, आपने उसमें सारी चीजों को तो पढ़ा है, जो प्रकृति के मूल तत्व है, कैसे हैं, क्यों हैं, ये सब चीजों का अध्ययन किया है। आप जानते हैं कि पृथ्वी में भू आकृति, पर्वत, पठार, नदी, झील, तालाब, उच्चावच ये सब दिखाए गए हैं। मृदा काली, मृदा लाल, पीली, मिट्टी, दोमट, चिकनी, सब वगैरह की बात कर चुके हैं। जलवायु में आप देखें भूमध्य रेखीय जलवायु, उष्णकटिबंधीय जलवायु, शीतोष्ण जलवायु, सवाना जलवायु, स्टेपी जलवायु, भूमध्य सागर तुल्य आपका जलवायु, क्लियर है, आपका चीन तुल्य जलवायु, ब्रिटिश तुल्य जलवायु, सारे पढ़े हैं। और जल की प्रकृति की वनस्पति कहां पर कैसी मिलती है, उनकी विविधता, और कैसे ऊंचाई के आधार पर पशु और जीव जंतु पेड़ पौधे पाए जाते हैं।
आप और कह रहे हैं कि आप इनकी सूची बना सकते हैं जिनकी संरचना मानव ने भौतिक पर्यावरण द्वारा प्रदत्त मंच पर अपने क्रियाकलाप द्वारा की है। और देखिए पर्यावरण ने हमें कुछ दिया है, हमने उसमें कुछ एड ऑन करके कुछ अपनी सारी चीजें बनाई हैं अपने हिसाब से, जैसे ग्रह, गांव, नगर, सड़क, रेल का जाल, उद्योग, खेत, पतन यानी कि पोर्ट और दैनिक उपभोग में आने वाली वस्तुएं, भौतिक संस्कृति, अन्य बहुत सारे तत्व हैं जो हमने प्रदत्त किए हैं और मानव द्वारा निर्मित इन तत्वों को हम भौतिक पर्यावरण के द्वारा बृहद स्तर पर परावर्तित करेंगे और एक साथ मानव के आरंभिक चीजों पर हम इन्हें गौर करके देखेंगे। क्लियर है? क्या है कुछ, कैसे किसको कहते हैं, क्या मानते हैं, क्या कुछ है, इस पर हम लोग एक एक करके जो है आपका बात। क्लियर है? मानव की प्रकृतिकरण और प्रकृति का मानवीयकरण। देखिए प्रकृति, मानव का प्रकृतिकरण यानी कि मानव ने किस प्रकार प्रकृति को समाया है और प्रकृति ने कैसे मानव को धारण किया है। आप अपने प्रौद्योगिकी की सहायता से आप भौतिक पर्यावरण की अंतःक्रिया करता है। महत्वपूर्ण नहीं है कि मानव उत्पादन और निर्माण करता है, बल्कि अत्यधिक महत्वपूर्ण है कि किन उपकरणों और तकनीकों को समझकर निर्माण करता है। प्रौद्योगिकी किसी समाज के सांस्कृतिक विकास के स्तर का सूचक होती है। मानव प्रकृति के नियम बेहतर ढंग से समझने के लिए प्रौद्योगिकी की विकास की धारणा है। आप पाएंगे कि घर्षण और ऊष्मा का संकलन, अग्नि की खोज की सहायता, डीएनए और अनुवांशिक के रास्ते को समझने में अनेक बीमारी पर विजय पा सकते हैं। कह रहे अगर हमको क्लियर हो जाए, जिस तरह से फ्रिक्शन करने से आग उत्पन्न हो गई थी पत्थर से और हमको सहायता मिली आग खोजने में, इसी प्रकार अगर डीएनए और जो हमारे अनुवांशिक के, जो हमारे पूर्वजों के डीएनए हमारे अंदर है, अगर हम उसको जान पाए कि भैया किसी को शुगर क्यों होती है, किसी के बाल क्यों उड़ जाते हैं, किसी के स्पेशल फीचर्स ही क्यों हैं, अगर हम इसको डिकोड कर पाए डीएनए में से, तो क्या होगा, हमको अनेक बीमारी पर विजय मिल जाएगी कि भाई डीएनए में ये प्रॉब्लम है, उस समय उसको चेंज कर दो या कुछ ऐसा लगा दो ताकि वो आपका इफेक्ट ना दिखाए। अधिक तीव्र गति से चलने वाले यान विकास, हम वायु की गति के नियमों का प्रयोग करते हैं। आप देख सकते हैं प्रकृति ने ज्ञान प्रौद्योगिकी को विकसित करने के लिए महत्वपूर्ण है। प्रौद्योगिकी वायु पर, मनुष्य पर पर्यावरण की बंदिशों को आपका कम करती है। प्रकृति पर्यावरण की अंतःक्रिया आरंभिक अवस्था, इसमें मानव से अत्यधिक प्रभावित है। उनमें प्रकृति के आदेश के अनुसार आप ढाल पर जाएंगे और प्रौद्योगिकी के स्तर के बिना मानव की सामाजिक और विकास की अवधारणा में आदिम है। आदिम मानव और प्रकृति पर प्रबल शक्तियों के बीच अंतःक्रिया में पर्यावरणीय निश्चयवाद कहा गया है। प्रौद्योगिकी की उस अवस्था को हम प्रकृति मानव की संकल्पना कर सकते हैं। जो प्रकृति का सुना है, उसकी प्रचंड भयभीतता और उसकी जो आपकी पूजा है वो इत्यादि हम लोग करते हैं और ये सारी चीजों को हम लोग आपका देखते हैं। क्लियर है? किस प्रकार है, कैसे मानव ने प्रकृति को एक्सेप्ट किया है और कैसे प्रकृति ने मानव को एक्सेप्ट किया है। और कह रहे हैं कि प्रौद्योगिकी और मानव विकास की जो आपस की अवस्था है, जो प्रबल शक्ति है, वही अंतःक्रिया क्या है, पर्यावरणीय निश्चयवाद। तो आपका प्रश्न बनेगा पर्यावरणीय निश्चयवाद क्या है, तो यहां से आपको क्लियर होगा कि आपका जो मानव का लो लेवल है और सामाजिक स्तर की जो आदिमता है वो कैसे एक दूसरे से जुड़ी है। ठीक, इसको आप समझ पाओगे अच्छे से। देख लिया आपने पर्यावरणीय आपका निश्चयवाद क्या है। चलिए आगे बढ़े, अब आपको क्लियर होगा कि पर्यावरणीय निश्चयवाद से क्या फर्क पड़ता है और एक एक करके हम उन सारी चीजों पर आपका बात करेंगे। ठीक, अब आप देखते हैं कि प्रौद्योगिकी विकास की उस अवस्था में हम प्रकृति मानव की कल्पना कर सकते हैं, जो तेजी से सुना होगा, उनकी प्रचंडता भयभीत होगी और उनकी पूजा करता है। तो ये सारी चीजों को हम लोग इसमें देख लेंगे। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ो। इसी कथा को आप पढ़ लेना तो इसमें से क्लियर होगा कि किस प्रकार से आर्थिक दृष्टि से आदिम समाज से संबंधित ये घर प्रत्येक संबंधों का प्रतिनिधित्व करता है। जो आदि मानव था उस जमाने के घर में कैसे था कि सीधा आदमी नेचर से कनेक्ट था, नेचर के ऊपर डिपेंडेंट था।
आदिम समाज में संबंधों को पढ़ेंगे तो प्राकृतिक पर्यावरण के साथ साथ पूर्णतः सामंजस्य बैठाया गया है और आप अनुभव करेंगे कि ऐसी सभी प्रकृति एक शक्तिशाली बल, ऊर्जा, संस्कार, योग्य संरक्षित सदपोती ऐसी चीजों का अप्रत्यक्ष रूप से आप इनको पढ़ पाएंगे। निर्भर है कि ऐसे समाज जो भौतिक पर्यावरण में आपका मात्र प्रकृति के रूप में धारण है। समय के साथ लोग अपने पर्यावरण और प्राकृतिक बलों को समझने लगते हैं। आप सामाजिक और सांस्कृतिक विकास के साथ साथ मानव बेहतर और अत्यधिक प्रौद्योगिकी का विकास करते हैं। अभाव की अवस्था में स्वतंत्रता की अवस्था अग्रसर है। पर्यावरण के प्राप्त संसाधनों के द्वारा वे संभव जन्म देते हैं। सांस्कृतिक भौतिक दृश्य की रचना है, छाप छोड़ते हैं। भूमियों के स्वास्थ्य, विश्राम स्थल, श्रमिक, नगर प्रसार, खेत, प्रचंड फलोत्पादन, प्रांगिक पहाड़ियां, चरघाए, पतन, महामारी, समुद्रमार्ग, अंतरिक्ष के उपादित ग्रह, ये सारी चीजें क्या है, संभववाद का नाम दिया है। जो चीजें उभरी हैं ये कैसा है, संभववाद को आगे बढ़ाया है। क्लियर है। और प्रकृति अवसर द्वारा प्रदान, उन पर उपयोग धीरे धीरे कैसे असमंजस बैठाती है, आप इसको इस प्रयासों से आप देख सकते हैं। क्लियर है। आप इन क्रियाओं को, इन प्रस्ताव को आप समझ सकते हैं। आगे देखते हैं किस प्रकार का संभववाद है। दो थ्योरी को हम पढ़ चुके हैं, संभववाद की थ्योरी, इन सब चीजों को। आइए सबसे पहले हम देखते हैं मानव का प्रकृतिकरण। क्या देखते हैं, मानव का प्रकृतिकरण। मानव मध्य प्रदेश के एक अबूबड़ा क्षेत्र ये जंगल में रहता है। उसके गांव में 3 झोपड़ियां हैं जो जंगल के बीच में है। यहाँ तक कि पक्षी और आवारा कुत्ते भी की भीड़ प्राय गांव में मिलती है। यहाँ आपका ये भी नहीं दिखाई दे, कह रहे कि पक्षी और आवारा कुत्ते आपको गांव में मिल जाएंगे, लेकिन ये गांव ऐसा है, यहाँ ये भी नहीं दिखाई देते। छोटी लंगोटी पहने और हाथ में कुल्हाड़ी लेकर पेड़ा यानी कि वन का सर्वेक्षण करता है। जहाँ आपका कबीलाई कृषि को आदिम रूप से स्थानांतरित कृषि, यानी कि आपने देखा होगा जो लोग जंगल में आदिवासी रहते थे, जो आपका दक्कन का पठार है या फिर जो आपका मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, नॉर्थ ईस्ट में जो प्लेट्यू रीजन है, वहां पर आज भी शिफ्टिंग एग्रीकल्चर होती है। कहीं पर झूम कृषि, कहीं पर शिफ्टिंग एग्रीकल्चर, कहीं को स्थानांतरित कृषि, कहीं पर कुछ मलंग, दलंग और अलग अलग नामों से इसको जाना जाता है। बेंदा उसके मित्र और छोटे टुकड़ों की जुताई के लिए जंगल को साफ कर राख को मृदा में उर्वरक बनाने के लिए जाते हैं और चारों तरफ लिखे हुए महुए के पेड़ को देखकर बंदा प्रसन्न है। जैसा कि आप मछुआरे, प्लास और साल के वृक्षों को देखते हैं तो उनके बचपन से ही आशा जाता है कितने सुंदर ब्रह्मांड का अंग बनकर कितना सौभाग्यशाली है। ठीक बेदा को आर पार में बेदा नदी तक नहीं पहुंचते, जैसा कि वहां चुल्लू भर जल में झुकता है। उनकी आत्म लोई की प्यास बुझाने की प्रकृति के देन है और ये सब धन्यवाद करता है। अपने मित्रों के साथ आगे बढ़ते हुए वेंदा और गुदेदार पत्ते कंदमूल को चबाता है। वन से गजरा और कुचला संग्रहण करने का प्रयास करता है। ये विशिष्ट पादप हैं जिनका प्रयोग वेदा और उनके लोग करते हैं। कुछ ऐसा खान पान होगा जो वहां का लोकल रूप में मिलता होगा। ठीक, वह ऐसा करता है कि वन की आत्मा दया देगी, उन पर जड़ी बूटियां तक ले जाएगा और मां पूर्णिमा को मथाई अथवा जनजातीय मेला में वस्तु विनिमय की आवश्यकता होती है, जहां वह अपने नेत्र बंद कर स्मरण करना कठिन प्रयत्न करता है। जड़ी बूटी, बुजुर्ग इत्यादि उसको वहां दिखते हैं। क्लियर है, देख लिया। चलिए, तो फिलहाल आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।